हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस ऑन पुलिस वाला चैनल। तो अब तक हम फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, टैक्सेशन, बजट, इन सब चीज़ों के बारे में अपनी क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो अभी हमारा अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स होते क्या हैं, सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम वर्ड्स को समझते हैं। मार्केट्स, मार्केट्स का मतलब क्या है? मार्केट्स वो जगह होती हैं जहां पर किसी चीज का एक्सचेंज होता है, यानी कि किसी चीज का लेन देन होता है। ठीक है, आप बाजार में जाते हो, आप मार्केट जाते हो, आपको सभी को जनरली उसका मीनिंग पता होगा कि वहां पर चीजों का आदान और प्रदान होता है। जिसको जो चीज चाहिए होती है वो खरीद लेता है, जिसको जो चीज नहीं चाहिए होती, जो जिसके पास सरप्लस होती है वो उसको बेच देता है, जिसके पास डेफिसिट होता है वो उसे खरीद लेता है। यानी कि चीजों का फ्लो कहां से कहां होता है? सरप्लस से, सरप्लस से डेफिसिट की ओर जहां चीजों का फ्लो होता है उसको हम मार्केट प्लेस बोलते हैं। यानी कि ऐसी जगह जहां पर जिसके पास ज्यादा है वो दे देता है और जिसके पास कम है वो ले लेता है। ठीक है, ऐसी जगह को हम मार्केट प्लेस बोलते हैं जहां पर चीजों का आदान और प्रदान होता है। लेकिन ये कैसा मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट में किस चीज का आदान प्रदान होगा, किस चीज का लेन देन होगा? फाइनेंस का। फाइनेंस यानी कि पैसा, यानी कि कैपिटल। तो जहां पर फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है, ऐसे मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा सवाल यह आना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट की जरूरत क्या है हमें? वाई डू वी नीड फाइनेंशियल मार्केट, है ना? वाई डू वी नीड फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कि फाइनेंशियल मार्केट का जो पर्पज है वो क्या है? तो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका हमारे पास एक पर्पज ये होता है कि जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट यानी कि फाइनेंस, उसको अवेलेबल कराना। अब फाइनेंस अवेलेबल कराने का क्या मतलब है? देखिए, आज भी आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जहां लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ सेविंग्स तो होती हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है ना, वो पैसा लगाना कहाँ है। और वहीं कुछ कंपनीज वगैरह होती हैं जिनको हमेशा पैसे की जरूरत होती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कैसे? सोचिए, पार्ले जी ने 5 पैकेट बिस्किट के बनाए और वो 5 पैकेट बिस्किट के अभी उसके स्टोर में ही रखे हैं, यानी कि वो अभी मार्केट में उतरे नहीं है। ठीक है, तो उस पार्ले जी के पास तो पैसा तभी आएगा ना जब वो जो उसके बिस्किट है वो मार्केट में बिक जाएंगे, है ना? लेकिन वो अभी मार्केट में बिके नहीं है, तो क्या उसको आगे प्रोडक्शन करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा। तो यहां पर ऐसी ही सिचुएशन हर टाइम किसी भी इकोनॉमी में रहती है, जहां पर कुछ लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस होता है और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, जिनको हमेशा पैसे की जरूरत होती है अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, आप नए नए स्टोर खोलने के लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए उनको हमेशा पैसे की जरूरत होती है। तो यहां पर जो ये सरप्लस से डेफिसिट तक जो पैसा फ्लो करता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि उसको मदद करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं। ठीक है, और इसका एक दूसरा पर्पस और भी होता है, वो होता है प्रोटेक्टिंग द एजेंट्स। यानी कि जो मार्केट में एजेंट्स, एजेंट्स का क्या मतलब होता है? जो लोग मार्केट में काम करते हैं, यानी कि देने वाला, लेने वाला और जो इंटरमीडिएरीज हैं जितने भी, ठीक है, उन सभी को फ्रॉड वगैरह से बचाना। प्रोटेक्टिंग द एजेंट्स फ्रॉम फ्रॉड एटसेट्रा। और जो सिक्योर ट्रांजेक्शन है वो करवाना, यानी ट्रांजेक्शन्स को सेफ बनाना। यानी कि अगर आप किसी को उधार दे रहे हो तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो कि भाई आपका उधार आपको वापस मिलेगा, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे काम जो होते हैं ये फाइनेंशियल मार्केट के होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया में, यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास है इंडिया में वो कितने टाइप का है, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास इंडिया में बेसिकली 2 टाइप का फाइनेंशियल मार्केट होता है और वर्ल्ड ओवर भी 2 ही टाइप का होता है। पहला हमारे पास होता है मनी मार्केट और दूसरा हमारे पास होता है कैपिटल मार्केट। क्या क्या होते हैं? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब इनमें हमारे पास डिफरेंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम ये बात करते हैं। हमने देख लिया 2 टाइप होते हैं,
मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, याद कर लीजिए इस बात को। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब हमें यह समझना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हमने इनको किस बेसिस पर डिफरेंशिएट किया। यानी कि हमने बता तो दिया कि 2 तरह के होते हैं, मनी होता है, कैपिटल होता है, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है? क्वेश्चन आपको ये, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इनके बीच में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फर्क होता है वो ये होता है कि मनी मार्केट के अंदर जो भी एक्सचेंजेस होते हैं, यानी कि जो भी लेन देन होता है, उसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। अब मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे देखिए, कोई भी लोन ट्रांजैक्शन है वो पूरी कब होती है? आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से लोन मांगा, बैंक ने आपको लोन दिया, आपने अपना काम कंप्लीट किया, जो भी उस लोन का पर्पस था वो पूरा हुआ, और उसके बाद आपने बैंक को पैसा वापस चुका दिया। तो जब आप बैंक को उसका पैसा वापस चुका देते हैं तो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट मानी जाती है। यानी कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तब कंप्लीट होती है जब जिसको जो भी दिया जाना था वो उसको मिल चुका है। यानी कि बैंक ने आपको पैसा दिया, उसके बाद आपने उस पैसे को इस्तेमाल किया, जो भी आपको करना था वो काम किया, और बैंक का पैसा आपने वापस चुका दिया, तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। और जब जो ड्यू डेट होती है, यानी कि जिस तारीख को आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है, जैसे कि आपने 1 साल के लिए बैंक से लोन लिया, तो जो 1 साल बाद वाली तारीख है, सोचिए आज कितनी तारीख है, आप सोच लीजिए आपने 1 जनवरी को किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए आपने लोन लिया, इसका मतलब अगली 1 जनवरी को आपको वो लोन चुकाना है बैंक को, क्योंकि आपने 1 साल के लिए लोन लिया था, अगली 1 जनवरी को आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, है ना। तो जो अगली 1 जनवरी है वो आपके लोन की मैच्योरिटी डेट मानी जाती है। यानी कि उस दिन जो बैंक ने आपको लोन दिया था वो मैच्योर हो जाएगा और उस दिन बैंक को पैसा वापस मिल जाएगा, है ना। तो मनी मार्केट वो होती है, यहां पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। यानी कि ये एक तरह से शॉर्ट टर्म मार्केट है, ठीक है। और यहां पर कैपिटल मार्केट में जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो क्या होता है? ग्रेटर देन 1 ईयर। यानी कि 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी के जो लोन्स होते हैं या जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैपिटल मार्केट में आते हैं, और 1 साल से कम के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मनी मार्केट में आते हैं, ठीक है। अब जो कैपिटल मार्केट है इसको रेगुलेट कौन करता है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है हमारा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप इसके बारे में गूगल सर्च कर लीजिएगा, वरना आगे की क्लासेस में हम सेबी के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मनी मार्केट है इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीजें आपको ऐसे की ऐसे याद कर लेनी है, क्योंकि ये चीजें आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि कोई एक्सचेंज हुआ है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 6 महीने है, यानी कि 90 दिन में वो 90 या 120 दिन में वो लोन मैच्योर होने वाला है। तो 120 दिन में जो लोन मैच्योर होने वाला है वो कौन सी मार्केट के अंडर में आएगा? मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट? बताइए, कमेंट्स में आंसर कीजिए, ठीक है। आपको पता है 1 साल से कम वाला कहाँ आएगा? मनी मार्केट में आएगा। वहीं ये पूछा जाए कि शॉर्ट टर्म फंड्स का जो एक्सचेंज होता है वो कौन सी मार्केट में होता है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट? मनी मार्केट में होता है, ठीक है। वहीं ये पूछ लिया जाए कि मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी है, और इसकी मैच्योरिटी ग्रेटर देन 1 ईयर होती है, ठीक है। समझ गए ये बात? अब हम देखते हैं कि जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आज की क्लास में। जो हमारा मनी मार्केट है, मनी मार्केट के हमारे पास फिर से फर्दर 2 टाइप होते हैं। पहला हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड, और दूसरा हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड। यानी कि जो हमारे पास ऐसी मार्केट होती है जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती है, जहां पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, जहां पर सरकार का, आरबीआई का, इन सब का ओवरसाइट रहता है, ये सब चीजों को प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वो होता है जहां इनके इतने रेगुलेशंस नहीं चलते हैं, मतलब चलते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं, वो अभी भी पुराने तरीके से ही चल रहा है, ठीक है। जैसे कि जो ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स हैं, जैसे कि आप गांव में आपके परिवार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती होगी, गांव में किसी से आप उधार ले लेते होगे, ठीक है, वो एक मनी मार्केट का ही पार्ट है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का पार्ट है। यानी कि वहां पर सरकार का, आरबीआई का, इन सब का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। मतलब है, सरकार रूल्स तो ऑब्वियसली बनाती है, वो तो आप इस देश में रह रहे हो तो आपको मानने ही पड़ेंगे, लेकिन
इंटरफेरेंस इतना ज्यादा नहीं है, जबकि जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है इसमें हर ट्रांजैक्शन पर बिल्कुल आरबीआई का और गवर्नमेंट का प्रॉपर ओवरसाइट होता है, और यहां पर जो फ्रॉड वगैरह है उसके चांसेस भी कम रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है उसमें जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो किस किस के थ्रू होती हैं, है ना। देखिए इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इंस्ट्रूमेंट, हम बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से हमें म्यूजिक प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है। गिटार, सितार, वायलिन, पियानो, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो हमें किसी काम को करने में मदद करती हैं वो उस चीज का इंस्ट्रूमेंट होती हैं, है ना। हमें कोई डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो जो चीजें हमें हेल्प करती हैं वो उस चीज का इंस्ट्रूमेंट होती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जो मनी मार्केट में जो एक्सचेंज होता है उनको फैसिलिटेट करवाती हैं, यानी कि उनमें जो हमारी हेल्प करती हैं। मनी मार्केट में जितने भी एक्सचेंज होते हैं उन सबको करवाने में जो जो चीजें हमें हेल्प करती हैं वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट होते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है इसके हमारे पास जो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला हमारे पास होता है कॉल मनी एंड नोटिस मनी, कॉल मनी स्लैश नोटिस मनी। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी 1-2 मिनट बाद ही। हम कॉल मनी नोटिस मनी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास होता है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं कमर्शियल पेपर्स, और इसके बाद हमारे पास एक और होते हैं जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर ट्रेड बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर ट्रेड बिल्स। अभी इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक एक करके उनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है वो है कॉल मनी एंड नोटिस मनी। ठीक है, तो जो कॉल मनी और नोटिस मनी होते हैं वो क्या क्या होते हैं हम ये बात करते हैं। ठीक है, सोचिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास आज रतन टाटा आए और उन्होंने कहा कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए आज के आज, मुझे एक जगवार फैक्ट्री की कार, जगवार कार की फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, लेकिन एसबीआई ने कहा कि मेरी जेब में तो अभी 10 करोड़ रुपए है नहीं, लेकिन हाँ कल विजय माल्या मुझे 10 करोड़ रुपए देने वाला है जो उसने उधार लिए थे, तो कल मैं आपको ये लोन दे सकता हूं। लेकिन रतन टाटा ने कहा कि नहीं मुझे तो आज ही लोन चाहिए, अभी के अभी चाहिए, बहुत अर्जेंट है। तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई एक्सिस बैंक को कॉल लगाएगा, एसबीआई एक्सिस बैंक को कॉल लगा के बोलेगा कि भाई तुम मुझे आज 10 करोड़ रुपए दे दो और कल विजय माल्या जब मेरे 10 करोड़ रुपए चुका देगा ना तो मैं आपको वो 10 करोड़ रुपए दे दूंगा वापस, आपके पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं फॉर अप टू 24 आवर्स, यानी कि अगर ये जो कॉल करके उधार लिया है ये अप टू 24 आवर्स तक हो, यानी कि 24 घंटे या उससे कम हो, अप टू 24 आवर्स हो यानी कि 24 घंटे या उससे कम का हो ये ट्रांजैक्शन, तो ये आएगा कॉल मनी के अंडर। और अगर ये ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन 24 आवर्स, ग्रेटर देन 24 आवर्स एंड लेस देन 15 डेज, यानी कि 15 दिन तक का ट्रांजैक्शन हो, 24 घंटे से ज्यादा 15 दिन से कम का ट्रांजैक्शन हो तो वो नोटिस मनी में आएगा, और अगर 24 घंटे से कम का ट्रांजैक्शन हो तो वो कॉल मनी में आएगा। ठीक है, अब जो इस नोटिस मनी और कॉल मनी की जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा बैंक को। एक्सिस बैंक ने पैसा उधार दिया अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस पर रतन टाटा से 5% इंटरेस्ट रेट ले रहा है, तो एक्सिस बैंक भी तो कहेगा कि भाई मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, आखिरकार अब मैंने तुम्हारी मदद की है, कुछ तो मुझे दो। तो वो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नोटिस मनी। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी या नोटिस मनी था ना, वो बैंक अपनी मर्जी से डिसाइड करता था। यानी कि एक्सिस बैंक बोलेगा कि भाई मैं आपको 1.5% पर दूंगा, एसबीआई कहेगा नहीं मैं 1.5 पर तो नहीं ले सकता, 1.5% बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं 1.25% पर लूंगा, यानी कि 1.25% पर ही लूंगा, 1.5% ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी सिस्टम है कि एक मिबोर करके एक रेट होती है, मिबोर नाम से एक रेट होती है, जिसको हम जिसकी फुल फॉर्म होती है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। यानी कि मिबोर एक ऐसी रेट है जिस रेट के आधार पर आज कल इंडिया में जो कॉल मनी है और नोटिस मनी है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किए जाते हैं। आपसे एग्जाम में मिबोर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो मिबोर की फुल फॉर्म क्या है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। यानी कि कोई बैंक किसी दूसरे बैंक को कितनी रेट पर कॉल मनी ऑफर करने के लिए तैयार है, वो मिबोर होती है ना। और इस मिबोर के आधार पर ही अब अलग अलग बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट्स तय करते हैं। ठीक है, हो गई ये बात कॉल मनी नोटिस मनी। फिर जो अगला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वो है ट्रेजरी बिल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म इसकी हम लिखते हैं टी बिल्स। ठीक है, तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आप समझिए कि सरकार जब बजट पेश करती है तो सरकार को पैसे की जरूरत होती है ना, उसमें डेफिसिट रह जाता है सरकार का। तो हमने बात की थी कि सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, तो ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, हमने बात की मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, जब वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होता है, यानी कि जब वो एक्सचेंज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जिसने लिया था वो वापस कर देगा, उस दिन वो लोन या वो क्रेडिट मैच्योर माना जाता है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर हो या अप टू 364 डेज, यानी कि जो 364 डेज तक के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम हो, या फिर इसको हम दूसरी टर्म्स में ये बोल सकते हैं कि 364 दिन तक हो। हमने पहले ही बात की थी कि मनी मार्केट में सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है। तो ट्रेजरी बिल्स ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, उनको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। अब ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे इससे एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। यानी कि ट्रेजरी बिल्स की हेल्प से पैसा उधार कौन लेता है, सरकार। हमने पहले कॉल मनी नोटिस मनी की बात की, कॉल मनी और नोटिस मनी में उधार लेने वाले भी बैंक थे और देने वाले भी बैंक थे, यानी कि वो एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा था, बैंक्स के बीच में हो रहा था। एक बैंक को दूसरे बैंक से उधार लेना है, वो एक्सचेंज कहां हो रहा था, कॉल मनी और नोटिस मनी के थ्रू। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है 1 साल से कम के लिए। यानी कि सरकार को, मान लीजिए आपको 100 रुपए चाहिए सरकार को, ठीक है, अब सरकार को 100 रुपए चाहिए, तो सरकार 100 रुपए का एक ट्रेजरी बिल इशू करेगी, वो मार्केट में देगी और आप सरकार को 100 रुपए दे देंगे। और जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो आप सरकार के पास वो बिल का पेपर लेके जाएंगे, आप सरकार को वो बिल का पेपर देंगे और सरकार उसके बदले में आपको आपका पैसा वापस कर देगी। ठीक है, ये सिस्टम होता है ट्रेजरी बिल्स का। अब बात करते हैं जो ट्रेजरी बिल्स हैं उसको बेचता कौन है, यानी कि ट्रेजरी बिल्स को जो ट्रांजैक्शन होता है उसको फैसिलिटेट कौन करता है। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो सरकार छाप के आरबीआई को दे देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देती है। फिर आरबीआई इसको मार्केट में सेल करता है, सेल्स इन मार्केट। जो मार्केट में सेल करने का काम होता है ट्रेजरी बिल्स का, वो किसका होता है, आरबीआई का। रिजर्व बैंक ऑफ सरकार बिल छापकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देती है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको मार्केट में चलाता है, यानी कि मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको बेचता है। और इसमें सिस्टम क्या होता है, इसमें सिस्टम ये होता है कि जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको इशू तो किया जाता है डिस्काउंट पे, इशूड एट
डिस्काउंट, है ना, बट रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। अब इस बात का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको समझनी है। इस बात का मतलब ये होता है कि इसको जब इश्यू किया जाता है तो डिस्काउंट पर इश्यू किया जाता है। मतलब क्या है कि जो 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 90 रुपए में मार्केट में बेचेगा। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगा कि भाई ये 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, आप इसको 90 रुपए में खरीद लो। और जब एक साल पूरा हो जाए, जब मैच्योरिटी हो जाए इसकी, जब आप इसको रिडीम करने आओगे, यानी कि जब आप ये ट्रेजरी बिल हमें वापस देकर पैसा लेने आओगे, तो हम आपको इसकी फेस वैल्यू का पैसा दे देंगे। उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो 100 रुपए का जो ट्रेजरी बिल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 90 रुपए में मार्केट में बेचा और 100 रुपए में वापस खरीद लिया। यानी कि मार्केट में मतलब किसी को, आपको सोचिए, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 90 रुपए में बेचा और 100 रुपए में खरीद लिया। तो जब 100 रुपए में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे खरीद लेगा तो उसके बाद आपको एट द एंड 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, तो आपको कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिला। ठीक है, तो ऐसे ट्रेजरी बिल्स का ये सिस्टम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला इसी का एक भाई है, छोटा भाई है, उसको हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। अब जो कैश मैनेजमेंट बिल है वो क्या होता है, देखिए कैश मैनेजमेंट बिल जो होता है वो एक ट्रेजरी बिल ही होता है, टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल। यानी कि जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है वो एक ट्रेजरी बिल ही होता है, वो कोई अलग चीज नहीं होती। ठीक है, और दूसरा, इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो फिक्स होती है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड लेस देन, मैच्योरिटी जो होती है वो लेस देन 91 डेज होती है। अब जो ट्रेजरी बिल्स तो हमारे पास थे ही, फिर ये नया सिस्टम लाने की क्या जरूरत थी, ये नई चीज एक और पढ़ने के लिए हमारे सिर पे डाल दी, है ना। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए सरकार के पास क्या है, सरकार के पास जो, आप चले एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। सोचिए आपको, आपके पास पैसा है लेकिन वो आपका पैसा बैंक में रखा है। ठीक है, आपके आसपास कोई एटीएम नहीं है और रात के 12 बजे हैं और आपको एकदम से बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है और आपको अभी के अभी डॉक्टर के पास जाना है और अभी के अभी पैसा देना है। यूपीआई नेटवर्क डाउन है, कोई आसपास एटीएम नहीं है, यानी कि आपको जो ट्रांजैक्शन करनी है वो सिर्फ आप कैश में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या अभी आप बैंक में जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि बैंक तो बंद है। लेकिन पैसा आपके पास है, लेकिन फिलहाल हाथ में नहीं है, कैश नहीं है, नकदी नहीं है, नकदी आपके पास नहीं है। तो आप कैश मैनेज करने के लिए क्या करोगे, आप अपने दोस्त के पास जाओगे, आप उसको कहोगे कि भाई मेरे पास पैसा है, मेरे बैंक में रखा है, ठीक है, अभी मुझे कैश चाहिए, तो तू अभी मुझे 200 रुपए दे दे, मैं अपना इलाज करवा लेता हूँ, सुबह बैंक में जाके मैं तेरा पैसा निकाल के तुझे दे दूंगा। ठीक है, ऐसे ही सरकार के पास क्या होता है कि जो टैक्सेस, सरकार का पैसा कहां से आता है, टैक्सेस से आता है, और सरकार के जो टैक्सेस आते हैं वो 31 मार्च को आते हैं, है ना। लेकिन सरकार को सोचिए, अभी कहीं बाढ़ आ गई, मान लीजिए बिहार में बाढ़ आ गई अभी, तो बाढ़ रिलीफ के लिए पैसा तो आज ही देना पड़ेगा ना। जो लोग मर गए उनके घर वालों को ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 31 मार्च को जब हमारे टैक्स आ जाएंगे तो आपका पैसा दे देंगे। नहीं, उनको तो पैसे की अभी जरूरत है, अभी वहां पर रिलीफ के काम करने पड़ेंगे, अभी आपको हेलीकॉप्टर उड़ा के लोगों को निकालना पड़ेगा ना, हेलीकॉप्टर में जो तेल डलेगा वो तो आज ही डलवाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे कामों के लिए जो अर्जेंटली सरकार को कैश चाहिए होता है, उस कामों के लिए जो ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। यानी कि सरकार की जो अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं, यानी कि अप टू 91 डेज, 91 डेज से ज्यादा का जो ट्रेजरी बिल होगा वो एक नॉर्मल ट्रेजरी बिल होगा, उसको हम कैश मैनेजमेंट बिल नहीं बोल सकते। कैश मैनेजमेंट बिल की दो ही खासियत होती है, पहली खासियत ये कि वो 91 डेज से कम का होता है, और दूसरा वो सरकार की अर्जेंट जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि कोई कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, तो कैश मैनेजमेंट बिल एक ट्रेजरी बिल होता है जिसके अंदर दो स्पेशल चीजें होती हैं, दो खास बात होती हैं, वो दोनों खास बात अगर वो फुलफिल करता है तो हम उसको कैश मैनेजमेंट बिल बोलेंगे। पहली खास बात क्या है कि वो सरकार की अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो लेस देन 91 डेज का ही होता है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज से कम ही होती है। ठीक है, समझ गए, ऐसे बिल्स को हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है,
फिर उसके बाद अगला है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है ये क्या होता है? हमने देखा जो कॉल मनी थी, नोटिस मनी थी, वो कौन यूज कर रहा था? बैंक यूज कर रहा था। कब तक के लिए? 15 दिन तक के लिए। यानी कि बैंकों को 15 दिन तक के लिए जब पैसा चाहिए होता है तो वो कॉल मनी या नोटिस मनी इशू कर सकते हैं। मतलब उन्होंने किसी बैंक को, दूसरे बैंक को कॉल किया, नोटिस दिया, उनको पैसा मिल गया, ठीक है। लेकिन सोचिए यस बैंक है, यस बैंक के बारे में आपको पता होगा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उसको पैसा ही बिल्कुल बचा ही नहीं था बैंक के पास। तो जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा करवा रखा था वो अपना निकलवाने के लिए आ रहे थे। तो बैंक को कैश की जरूरत थी और वो 15 दिन में उसको लौटा भी नहीं पाता, 15 दिन में वो अपना पैसा रिटर्न भी नहीं कर पाता, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। तो इसको इशू कौन करता है? इशूड बाय, जो ट्रेजरी बिल्स हमने देखे, ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये कौन इशू करता है? कमर्शियल, बताइए, कमर्शियल बैंक्स। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, ठीक है। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है ये क्या होता है कि सोचिए यस बैंक को 1000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। यस बैंक को जब 1000 रुपए की जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया? उसने 1000 रुपए का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रिंट किया। यानी कि एक ऐसा पेपर है जिस पर यह लिखा हुआ है कि भाई फलाने इंसान ने मेरे पास 1000 रुपए जमा करवा रखे हैं, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो यस बैंक है वो मार्केट में उतारेगा और जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर कोई भी और डिपॉजिटर है वो इसको खरीद लेगा और उतना पैसा यस बैंक को दे देगा। और ये भी जो ट्रेजरी बिल्स हैं उन्हीं की तरह इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। यानी कि ये भी डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम किए जाते हैं। ये सिस्टम क्या होता है हमने समझ लिया था जब हम ट्रेजरी बिल समझ रहे थे। यानी कि जो 1000 रुपए का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो 900 रुपए में यस बैंक बेचेगा और फिर जब कोई उससे पैसा वापस लेने आएगा तो वो उसको 1000 रुपए वापस करेगा जब वो मैच्योर हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद अगला हमारे पास है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कोई किसान है, वो अपना गेहूं लेकर मंडी में गया बेचने के लिए। मंडी वाले ने उसका गेहूं खरीद लिया और मंडी वाले ने उसको कहा कि भाई मैं आपको पैसा कुछ टाइम बाद दे पाऊंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 2 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा जब मेरा गेहूं आगे बिक जाएगा, है ना, मुझे आगे से पैसा मिलेगा तब आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन जो किसान है उसको आज की आज अगली फसल बोनी है बेचारे को, उसके घर पे एक पैसा नहीं है, उसको आज ही अपनी अगली फसल बोनी है, उसको तुरंत पैसा चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो उस आड़ती को बोलेगा कि आप ना मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो। यानी कि आप एक ऐसा पेपर दे दो, ऐसा पेपर पे कुछ ऑफिशियल पेपर है उस पर ऐसा लिख के दे दो कि भाई मैंने आपको 100 क्विंटल गेहूं बेचा है और आपको 2 महीने बाद मुझे 1000 रुपए देने हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ लिख के दे दो कि आज मैंने आपको कुछ बेचा है, उसके बदले में आपको मुझे 2-3 महीने बाद जब भी मुझे 1000 रुपए 2000 रुपए जितना भी पैसा देना है वो मुझे लिख कर दे दो इस पेपर पे। आड़ती ने लिख कर दे दिया। अब वो 2000 रुपए का जो पेपर है, अब मतलब एक तरह से उस पेपर पर ये लिखा हुआ ना कि 3 महीने बाद इस पेपर के बदले में 2000 रुपए मिलेंगे। अब वो पेपर लेकर एक बैंक के पास जाएगा, बैंक वाले को बोलेगा कि देख भाई मेरे पास 2000 रुपए हैं जो मुझे 3 महीने बाद मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए, तो तू ऐसा कर ये 2000 रुपए का पेपर रख ले और मुझे 1800 रुपए दे दे इसके बदले में। यही वाला सिस्टम हुआ कि डिस्काउंट पर उसने वो बैंक को बेच दिया। यानी कि बैंक को वो पेपर उसने डिस्काउंट पर बेच दिया और 3 महीने बाद जब पैसा कलेक्ट करने का बारी आएगी तो वो बैंक वो पेपर लेकर उस आड़ती के पास जाएगा और आड़ती को बोलेगा कि भाई ये 2000 रुपए तूने मुझे देने हैं। तो बैंक को उसका पैसा आड़ती से मिल जाएगा, किसान को तुरंत पैसे की जरूरत थी उसकी भी वो जरूरत पूरी हो जाएगी। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये किसके केस में इशू होता है? कमोडिटीज के केस में। यानी कि जो कमोडिटीज वाला सिस्टम होता है, यानी कि जहां पर सामान जो होता है उसका एक्सचेंज होता है। सामान का एक्सचेंज मतलब जैसे कि साग सब्जी, है ना, या फिर सोना चांदी, या फिर कोई भी जैसे कोई कंपनी है, कोई
छोटी मोटी कंपनी है जो ब्रेड बनाती है, फिर वो अपनी ब्रेड ब्रिटानिया को बेच देती है, यानी कि रात को एक बेकरी है वो ब्रेड बनाती है और ब्रिटानिया वाले उसकी सुबह ब्रेड ले जाते हैं और ब्रिटानिया के पैकेट में पैक करके आगे बेच देते हैं। तो ब्रिटानिया की जब ब्रेड आगे बिकेगी तभी ब्रिटानिया उस बेकरी को पैसा दे पाएगा, लेकिन बेकरी को पैसा अभी चाहिए क्योंकि उसको कल के लिए आटा खरीदना है, कल की ब्रेड बेक करने के लिए उसको अभी गेहूं चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो ब्रिटानिया को बोलेगा कि आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दो मुझे कि भाई मैंने इनसे इतनी इतनी ब्रेड खरीदी है और इसके बदले में मैं 3 महीने बाद इनको 25,000 रुपए देने वाला हूँ। फिर वो 25,000 रुपए वाला वो पेपर वो लेके बैंक के पास जाएगा, बैंक को कहेगा कि आप ये 25,000 का पेपर रख लो, मुझे 24,000 रुपए अभी दे दो, और वो अभी वो 24,000 रुपए लेकर अपने मतलब गेहूं वेहूं ले आएगा और अपनी बेकरी को आगे चलाता रहेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कमर्शियल पेपर। अब जो कमर्शियल पेपर होता है, कमर्शियल पेपर जैसे जो ट्रेजरी बिल है वो कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करता है, लेकिन जो कमर्शियल पेपर है ना वो कौन इशू करता है, कॉर्पोरेट इशू करते हैं, यानी कि जो कंपनीज प्राइवेट कंपनीज है वो इशू करते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट्स जो इशू करते हैं वो कमर्शियल पेपर होते हैं। इनका काम ट्रेजरी बिल वाला ही होता है, कॉर्पोरेट्स को पैसा चाहिए होता है तो वो मार्केट में अपने कमर्शियल पेपर उतारते हैं। और दूसरी इनकी कंडीशन क्या होती है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो मनी मार्केट की बात कर रहे हैं तो इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है। जो ऐसे मतलब अलग से पेपर्स भी और तरह के कमर्शियल पेपर्स भी होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की होती है, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। और वो किसके पार्ट होते हैं, वो किसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट के। वो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होती है, यानी कि उनका जो पैसा होता है वो 1 साल के बाद चुकाना होता है। और जो कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल पेपर का पैसा 1 साल के अंदर अंदर चुकाना होता है। और इसकी एक और खास बात होती है कि ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब इनके पीछे कोई कोलेटरल नहीं रखना होता है, यानी कि अंबानी को अगर पैसा चाहिए तो अंबानी को अपनी फैक्ट्री गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, वो सिंपली एक कमर्शियल पेपर इशू करेगा कि भाई मैं 90 दिन में आपका इतना इतना पैसा दे दूंगा, आप अभी मुझे इतना पैसा दे दो। ठीक है, ये हमारे पास होता है कमर्शियल पेपर। अभी कल की क्लास में हम अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही अपने सिलेबस के साथ। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।